आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए फाइनल भूगोल के अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पूर्व के भाग में नगरीय भूगोल से संबंधित अनेक तथ्यों का वर्णन किया जा चुका है। आज हम लोग नगरीय भूगोल अध्याय का अध्ययन, विशेषकर नगर की परिभाषा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, पूर्व में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कोई भी क्षेत्र नगरीय है या ग्रामीण है, इसके मध्य विभाजन का मुख्य आधार क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले अध्ययन कर। आज एक बार पुनः हम लोग नगर की परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कोई भी क्षेत्र नगर है या ग्रामीण है, उसके मध्य विभाजन का मुख्य आधार जनसंख्या, सघनता और आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता को आधार माना जाता है। अभी हम लोग परिभाषा के अंतर्गत आय एवं घनत्व का आधार, जो पहला बिंदु यहाँ लिखा हुआ है, इनकम एंड डेंसिटी एज वन ऑफ द बेस, आय एवं घनत्व का आधार मानते हुए नगर की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि कई विद्वानों के विचार नगर को परिभाषित करने के लिए भिन्न भिन्न रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड वार्षिक होती थी, उसे कस्बा का दर्जा, तथा जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड से अधिक होती थी, उसे नगर का दर्जा दिया जाता था। तात्पर्य यह है कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ऑस्ट्रेलिया में इनकम को मुख्य आधार मान करके टाउन, कस्बा और नगर के मध्य विभेद स्थापित किया कि जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड वार्षिक होती थी, उसे टाउन या कस्बा की श्रेणी में लाते थे। इसके साथ ही साथ जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड से अधिक होती थी, उसे ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नगर का दर्जा दिया। तात्पर्य यह है कि आय के आधार पर उन्होंने विभाजित किया कि कौन सा नगरीय क्षेत्र कस्बा है या नगर है। देखिए, यहां पर यह विभाजन जो है 10,000 की सीमा रेखा जो पाउंड ने निर्धारित किया है, वो बहुत ही भ्रामक है। अगर किसी जनसंख्या या किसी क्षेत्र में 10,000 से थोड़ा भी ऊपर इनकम है, भले ही विशेषताएं टाउन वाली हैं, तो उसे नगर की श्रेणी में ले लेंगे। तो भले ही एक मोटा आधार हो सकता है, कस्बा और नगर के बीच के मध्य विभाजन का एक मोटा आधार हो सकता है, लेकिन अगर आंतरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह आधार बहुत उपयुक्त नहीं है। ये कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां हो सकता है कि इनकम 10,000 से भी कम हो, लेकिन वो विशेषताएं नगरीकरण की ओर इंगित कर रही हैं या नगर की परिभाषा में निहित विशेषताएं हैं, उसे वह क्षेत्र फॉलो कर रहा हो, भले ही वहां की जनसंख्या का जो वार्षिक आय है या उस क्षेत्र की जो वार्षिक आय है 10,000 पाउंड से कम हो। इसके साथ ही साथ हम लोग यह मान लें कि कोई क्षेत्र कस्बे की परिभाषा को अपने अंदर समाहित करता है।
लेकिन उसकी इनकम, उसकी आय 10,000 से अधिक पाउंड है, तो ग्रिफिथ टेलर के हिसाब से वह क्षेत्र या वह भाग नगर की श्रेणी में आ जाएगा, जबकि विशेषताएं कस्बा वाली हैं। और अगर हम लोग ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार बताई गई बात को नगर के क्षेत्र में जो उन्होंने बताई कि 10,000 वार्षिक पाउंड से अधिक किसी भूभाग या किसी क्षेत्र का इनकम है, तो नगरीय क्षेत्र, नगर के अंतर्गत आएगा, सिटी। देखिए, नगर और का तात्पर्य यह है कि सिटी और टाउन, टाउन नगरीय विकास क्रम की अवस्था में टाउन से, जो टाउन है वो सिटी से नीचे की श्रेणी में आता है। तो यहां पर सिटी या नगर की बात करें तो जिस भूभाग या जिस क्षेत्र में जनसंख्या 10 की जनसंख्या या वहां की वार्षिक आय 10,000 पाउंड से अधिक है, तो नगर के अंतर्गत आएगा, भले ही वहां की विशेषताएं टाउन जैसी ही क्यों न हो। तो यह भी भ्रामक है। हो सकता है कि इनकम तो 10,000 से अधिक है, लेकिन विशेषताएं टाउन जैसी ही हो। तो ये इस प्रकार की जो परिभाषाएं होती हैं या सीमांकन जो किया जाता है, बहुत उपयुक्त नहीं होती। कहीं ना कहीं इनमें विभेद हो सकता है। ये बातें सैद्धांतिक लगती हैं, लेकिन प्रायोगिक स्तर पर यह बहुत उपयुक्त नहीं होती। ऐसे ही अनेक विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने नगर को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के घनत्व को आधार माना है। विलकॉक्स के अनुसार 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व रखने वाले क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है। विलकॉक्स ने 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व वाले क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र माना है, और 40 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक घनत्व रखने वाली बस्ती को गांव का स्तर प्राप्त हो जाता है। गांव का स्तर प्राप्त हो जाता है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले बस्ती को नगर का स्तर प्राप्त हो जाता है। मार्क जेफरसन ने 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले स्थान को नगरीय बस्ती का नाम दिया है। विलकॉक्स ने 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व रखने वाले क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी, और 40 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक घनत्व रखने वाली बस्ती को गांव का स्तर बताया। साथ ही 400 व्यक्ति से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र को नगर का स्तर बताया। ये तो विलकॉक्स का कहना था। जेफरसन ने 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले स्थान को नगरीय बस्ती का नाम दिया। तो हम देख सकते हैं, इनकम हो या घनत्व हो, ये भी कहीं स्पष्ट रूप से नगर को परिभाषित नहीं करते। ये हम ये नहीं कह सकते कि इससे कम या इससे अधिक, कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम वाले क्षेत्र को हम ग्रामीण मानेंगे या हम इनको गांव मानेंगे, 400 व्यक्ति या उससे अधिक वाले को। तो ऐसा नहीं है कि 399 व्यक्ति वाले प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वो नगर की श्रेणी में नहीं आ सकता। ये तो वही हो गए हेड काउंट्स, जैसे हम लोग कहते हैं अपने डेमोक्रेसी में कि 51 वाला सही है, 49 वाला गलत है। ऐसा नहीं। विशेषताएं तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन उनको एक संख्या में बांधना कहीं से भी उपयुक्त मेरे समझ से नहीं लगता। कि 399 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र तो गांव होगा, और 400 या 400 अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र नगर होगा। तो क्या एक व्यक्ति की कमी से वह क्षेत्र जो कि सारी विशेषताएं नगर क्षेत्र की रखता है वो ग्रामीण हो जाएगा? इन परिभाषाओं से ऐसा ही लगता है। अब दूसरी विशेषता नगरों के वर्गीकरण का या नगर की परिभाषा का, जनसंख्या का आधार।
या आकार। निश्चित तौर पे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के विभाजन का एक प्रमुख आधार जनसंख्या का आकार है। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या कम होगी, निश्चित तौर से वो नगर की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। जनसंख्या के आकार में जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व दोनों को लिया जाता है। जैसे अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में कस्बों के कई स्तर, ग्रेड्स बनाए गए हैं जनसंख्या के आधार पर। 2000 से 5000 तक की जनसंख्या रखने वाली बस्तियां लैंड स्टेट, 2 से 5000 तक जनसंख्या वाले लैंड स्टेट, 5000 से 20000 तक के बीच वाली जनसंख्या को क्लीन स्टेट, 20000 से 1 लाख की जनसंख्या वाली बस्तियों को मिडिल स्टेट और 1 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाली बस्तियों को ग्रोस स्टेट का दर्जा दिया जाता है। स्पष्ट रूप से इन्होंने जनसंख्या की संख्या के आधार पर नगर को परिभाषित किया है। 2 से 5 लैंड स्टेट, 5 से 20 क्लीन स्टेट, 20 से 1 मिडिल स्टेट और 1 लाख से अधिक ग्रोस स्टेट। ये उन्होंने जर्मनी में कस्बों के कई ग्रेड्स बनाए गए जो कि मुख्यतः जनसंख्या के आधार पे है, जनसंख्या की संख्या के आधार पे। और इन परिभाषाओं से या इस प्रकार से ये कहीं स्पष्ट नहीं होता कि कहां पर एक कस्बा नगर का दर्जा प्राप्त कर लेता है, या कोई बहुत मतलब ये भी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है कि किसी क्षेत्र की अगर 4999 जनसंख्या है तो वो तो लैंड स्टेट में होगा, लेकिन हो सकता है वहां पे कार्यात्मक संगठन जो है, वहां का कार्य फंक्शनल जो आर्थिक क्रियाकलाप के स्तर हैं, वो हो सकता है क्लीन स्टेट में हो। तो ये भी एक आधार है जनसंख्या के आधार पे नगर की परिभाषा या नगरों को परिभाषित करने की। संयुक्त राज्य अमेरिका के गिस्ट और हर्बर्ट विद्वानों ने सबसे अच्छी जन परिभाषा देते हुए यह बताया है कि 10,000 से 15,000 के बीच जनसंख्या रखने वाली बस्ती को नगर का दर्जा दिया जाता है। 10 से 15,000 के बीच की बस्ती को नगर का दर्जा दिया जाता है। हम लोगों ने आज नगर की परिभाषा के मुख्य 2 आधार, जिनके आधार पर नगरों को परिभाषित किया जाता है, इनकम एंड डेंसिटी या आय एवं घनत्व का आधार तथा जनसंख्या का आकार के आधार पर नगर को विभेदित किया जा सकता है या नगरों को कई वर्ग बनाए जा सकते हैं, का अध्ययन किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस अध्याय का अध्ययन किया। निश्चित रूप से आपको ये दोनों बिंदु या दोनों आधार अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किन आधारों पर नगर को परिभाषित किया जा सकता है। अगले भाग में हम लोग पुनः इसी अध्याय का आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।